अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेशे की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को। कैसे देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। बहुत खबरें चल रही है कि क्या बाबर आजम को T20 में कैप्टन बनाया जा रहा है, ये क्या अपडेट है, सच है झूठ है, क्या खबर है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे अलीम डार के हवाले से, रिजाइन तो कर गए लेकिन जाते जाते पाकिस्तानियों वाली हरकत भी कर गए, मलबा जो है माइक हसन पर फेंक गए, ये क्या स्टोरी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे 100 के हवाले से, क्या कहानी आ रही है भाई 100 टूर्नामेंट को लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, वो आप लोग से शेयर करेंगे। वेस्ट इंडीज के प्लेयर, जिम्बाब्वे के प्लेयर, सारे प्लेयर भाईजान स्टक हो गए हैं इस वक्त इंडिया में, ये क्या सिचुएशन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज थी वो भी कैंसिल हो गई है, वो कौन सी सीरीज कैंसिल हुई है, वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आइकन दबाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो वापस आ रही है। दाऊद साहब जैसी पाकिस्तान टीम की पोर परफॉर्मेंसेस रही है थ्रू आउट इस T20 वर्ल्ड कप को लेकर, तो अब ये खबरें चलना शुरू हो गई कि बाबर आजम को जो है, सोशल मीडिया की आज की खबरें हैं कि बाबर आजम को जो है T20 का कप्तान जो है बनाया जा रहा है। जब हमने अपने जरायों से ये चीज चेक करने की कोशिश की, तमाम तर चीजें जो है वो हल्का फुल्का इधर उधर से देखने की कोशिश की, तो खबरें तो दाऊद साहब ये आ रही है, ऐसी कोई खबर नहीं है, ये एक्चुअली जो नेशनल T20 कप है उसकी वजह से खबर चल गई है जी। देखिए बिल्कुल, अब अगली असाइनमेंट क्योंकि ओडीआईस की है, आपने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, और जो अभी आपके करंटली कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, वो तो शदीद क्रिटिसिज्म के रडार में है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट आखिरी ओवर भी डाला और थ्रू आउट उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस भी रही, उनको तो शदीद क्रिटिसिज्म किया जा रहा है उनके ऊपर। तो अब सवाल उठा कि क्या उनसे कप्तानी ली जाएगी, तो बहुत ज्यादा ये चल रहा है कल से कि बाबर आजम को कंसीडर किया जा सकता है, उनको ओडीआई की कप्तानी दी जाएगी। लेकिन एक्चुअली में चूंकि उनको नेशनल T20 कप में कप्तानी दी गई है लाहौर की, इस वजह से भी थोड़ी हाइप बन गई थी। लेकिन अभी जब हमने पता किया कि क्या बाबर आजम वाकई कप्तान बनने के लिए जा रहे हैं, तो हमें यह बताया गया कि अभी तक कोई ऐसी तजवीज नहीं आई जिसमें कहा जाए कि बाबर आजम को कप्तानी के लिए जेर गौर किया जाए। और उसका एक रीजन यह भी बताया जाता है कि 2024 में भी बाबर आजम को हमने T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी दी थी। जब मोहसिन नकवी आए थे फौरन से उन्होंने कप्तानी बाबर को दे दी थी, इवन उस टाइम भी शाहीन कप्तान थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गया था, तो कोई बाबर ने भी इतनी अच्छी कप्तानी नहीं की थी, T20 में भी नहीं की थी। फिर उससे पहले जो वर्ल्ड कप था 2023 का, वहां भी बेकार परफॉर्मेंसेस रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी दी जाए। अलबत्ता अली साहब, जो नेशनल T20 कप है उसमें बाबर आजम के फैंस के लिए यकीनन तौर पे हमारे पास गुड न्यूज है, क्योंकि उसमें बाबर आजम ना सिर्फ कप्तानी कर रहे हैं बल्कि जो लाहौर वाइट्स है, अगर आप उसकी बात करें तो उसकी शेड्यूलिंग भी सामने आ गई है। 5 मार्च से नेशनल T20 कप ये खेला जाएगा और 5 मार्च को लाहौर वाइट्स अपना पेशावर रीजन के अगेंस्ट पहला मैच खेलेगी। 7 मार्च को बाबर आजम की टीम फैसलाबाद रीजन के अगेंस्ट दूसरा, 11 मार्च को भावलपुर के अगेंस्ट तीसरा, जबकि 13 तारीख को कराची वाइट्स के अगेंस्ट ये अपना चौथा मैच खेलेगी। अच्छा, पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर ये तमाम तर मैचेस जो लाइव आएंगे, लाइव पे भी चलेगा बिल्कुल। और जब वर्ल्ड कप का मैच होगा, जैसे सेमीफाइनल फाइनल होगा, उस दिन पीटीवी नेशनल के ऊपर ये चले जाएंगे मैचेस और पीटीवी स्पोर्ट्स पर आपको वर्ल्ड कप दिखेगा। ये कहानी आ रही है सामने। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है अलीम डार के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि अलीम डार जो है वो रिजाइन कर गए और जाते जाते वो सारा जो मलबा है वो फेंक कर चले गए माइक हैसन के ऊपर। मतलब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि माइक हैसन को जो है वो असल कसूरवार करार दे दिया गया है, सारा इस एशिया कप का भी, इस वर्ल्ड कप का भी। और खबरें ये हैं कि जी कि माइक हैसन जो है वो अपनी मनमानियां करते थे, तमाम तर सीनियर प्लेयर्स ने भी ये कह दिया है, और ये जो आपकी सेक्शन कमेटी के जो मेंबर ये गए हैं इन्होंने भी ये कह दिया था सब। देखिए अलीम डार कल चूंकि रिजाइन किए, तो उसके बाद आज उन्होंने आप कह लें कि मीडिया में इन्फॉर्म भी किया, अपने कुछ जो करीबी सोर्सेस थे उसके थ्रू उन्होंने ये चीजें रिवील कराई और मीडिया तक पहुंचाई कि मेरा जो रीजन का सबसे बड़ा रिजाइन करने का जो रीजन बना है वो आकिब जावेद की खामोशी थी, और माइक हसन अपनी मनमानी करते थे, हर बात अपनी वो मनवाते थे, और जो आकिब जावेद थे वो खामोशी से उनकी बात मान जाते थे। वो कहते थे कि मेरी ख्वाहिश थी और मैंने तजवीज दी थी कि मोहम्मद रिजवान को इस T20 वर्ल्ड कप में 6ठे नंबर पर बैटिंग करवाई जाए। मेरी तजवीज साथ ही साथ यह भी थी कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में ना रखा जाए, उनको ड्रॉप रखा जाए। मेरी तजवीज ये थी कि साथ ही शादाब खान को भी ड्रॉप रखा जाए, और उस्मान खान जो विकेट कीपर हैं उनको भी नहीं होना चाहिए था, उनकी जगह रिजवान को होना चाहिए, तो रिजवान को आप 6ठे नंबर पे खिलाते। वो कहते हैं कि मैंने एंड तक मैं रिजवान के लिए फाइट किया कि अगर आप बाबर आजम को स्क्वाड में रख लिया आपने तो ठीक है, आपने बाबर आजम को भी रख लिया तो उनके साथ आप रिजवान को भी रख लेते। अगर आप बाबर आजम को 4 बैटिंग करवा रहे थे तो आप फिर रिजवान को 6ठे नंबर पे बैटिंग करवा लेते। हम तो ये जो अलीम डार साहब इनको अक्लमंद समझते थे,
ये तो क्या आप छठे नंबर पे कैसे बैटिंग करवाते रिजवान से? हैरत की बात है, मतलब एक ओपनर और घुसाने में लगे हुए थे। हाँ, तो वो कहते हैं कि मेरी बात नहीं मानी गई और उसके बाद कोई भी बात नहीं मानी गई, जो बातें मानी गई सारी माइक हसन की मानी गई। वो जो चाहते थे वो उन्होंने किया, ना सिर्फ अपने 15 रुकनी स्क्वाड में उन्होंने अपनी 100% चलवाई, बल्कि वहां जाकर भी जो 11 खिलानी है और जो भी था हर चीज उनकी बात मानी गई। तो इसलिए फिर मैंने यही समझा कि जब मेरी बात ही मानी नहीं जा रही, ऐसा डमी के रहना कोई फायदा नहीं है। लेकिन बात यह थी कि अगर आप उस टाइम रिजाइन दे देते, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही थी, तो फिर चलो समझ भी आता। अब वर्ल्ड कप जब खत्म हो गया, चीजें बड़ी खराब हुई हैं, सर्जरी खिलाड़ियों पे फाइन लग रहे हैं, तो आपने भी आके अपना पंडोरा बॉक्स खोला है। लेकिन बात यह कि रिजवान को अगर आप छठे नंबर पे खिला रहे थे और अगर आपकी यही मेंटल लेवल था, तो मुझे लगता है कि कोई बुराई है जो इन्होंने अच्छा ही किया, रिजाइन भी कर दिया। कि अब चलो अगर आपको ऐसी बात करते हैं कि हमें भी कोई अच्छी लगती है, आप कहते हैं जी सुफियान मुकीम को मैं फाइट कर रहा था, या मैं चाहता था कि भाई कोई ऐसी टीम बनाना, कोई अब्दुल समद, कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मैं चाहता था। आपकी भी सोच बात यह थी कि रिजवान छठे नंबर पे आके क्या करना था। वैसे रिजवान ने भी, अगर आप उनको ले भी आते, आप हारे तो ऐसा बॉलर हो फखर, और आखिरी मैच भी आपका जो चल रहा था श्रीलंका वाला, वहां पे फरहान और फखर ने स्टार्ट तो बहुत अच्छा कर दिया था। अब रिजवान ने आके छठे नंबर पे आके कौन सा कोई 5 गेंदों पे कोई 20 बना देते, या 10 बॉलों पे कोई 30 बना देते। उन्होंने भी 5 में 5 ही बनाना था, 4-5 बॉलें तो खैर वो ले ही लेते हैं। तो बरल अली साहब, लेकिन इस टाइम जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि आपका जो मेनली जो आपके पीसीबी में ज्यादातर लोग हैं, आपके एक्स क्रिकेटर भी लगातार माइक हसन पर क्रिटिसाइज कर रहे थे। जाहिर है माइक हसन की बहुत सारी गलतियां, ऐसी बात नहीं है कि उनकी गलतियां नहीं, उनकी बहुत सारी गलतियां, उन्होंने बहुत सारे आपके लोग डिसीजन मेकिंग में मिस्टेक जरूर किया, लेकिन इस तरह से सारा मलबा उनके ऊपर डाल देना, और जो आपके खिलाड़ी थे जो एट द एंड एक्चुअली मेन कुलप्रिट थे, उनसे सवाल ना पूछना। नहीं, आपका देखो ना, आपके जो कप्तान है उन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस दिखाई, ठीक है, आपके जो शादाब खान है उन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस दिखाई, आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं उन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस दिखाई। माइक हसन के ऊपर एक मुद्दा जरूर आता है जो कि मुझे लगता है डलना भी चाहिए कप्तान और इन दोनों के ऊपर, वो ये था कि जो इंग्लैंड वाला मैच था उसके अंदर आपने इब्रार को क्यों बाहर बिठाया। ये एक्चुअल सवाल जो है ये माइक हसन से भी पूछना चाहिए और इब्रार से भी पूछना चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर आप बात करें तो क्रिकेटर्स ने भी कुछ नहीं किया, खिलाड़ियों ने क्या किया। इंडिया वाला मैच भी वो हार गए, ठीक है, इंग्लैंड वाला मैच भी जो है वो हार गए, तो खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंसेस क्या थी। बाकी क्योंकि हकीकत तौर पे हमें सिलेक्शन कमेटी ने ऐसे खिलाड़ी पिक किए थे जिन्होंने जानबूझकर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं डाला था, ये सिलेक्शन कमेटी का ही रोल था। और अब देखो वो सोच कितनी धकियानुसी थी कि वो कह रहे हैं मैं रिजवान को मिडिल ऑर्डर में डालना चाहता था, जिसकी परफॉर्मेंसेस उठा के मुझे दिखा दो कि जिंदगी में उसने कभी छठे नंबर पर आकर T20 में परफॉर्म कर दिया। अभी सीपीएल गए थे, हाँ, क्या कर दिया था, बिल्कुल फ्लॉप थे, बिल्कुल उनको नीचे खेल रहे थे, बिल्कुल ही फारिग थे। खैर अली साहब, आपके एक्स क्रिकेटर की जो ज्यादातर ये सोच रहती है ना, और आपके एक्स क्रिकेटर जानकर इस तरह की बातें भी करते हैं, उनका मेन टारगेट होता है कि कोच को ब्लेम करके खुद उसकी जगह आना। जैसे सकलैन भी टोटल शदाब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी माइक हसन की गलती है। सकलैन ने भी जो सारा ब्लेम है वो शदाब पे नहीं डाला कि अपनी उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, उन्होंने भी माइक हसन पे डाला है। तो बात यह है कि जो आपके अपने कोचेस रहते हैं वो तो और भी बहुत पैथेटिक रहते हैं। मिसबाहुल्लाह का आपके सामने थे, जब उन्होंने क्या कोचिंग की, वकार यूनुस ने क्या कोचिंग की, आपके अल्लाह माफ करे कहते थे जो करना कुदरत का निजाम करेगी, मैं फारिग हूं। रमीज को हम इतना जबरदस्त माइंड समझते थे। अभी जब भी क्रिकेट में बातें करते हैं, जब भी क्रिकेट नहीं, पहले चेयरमैन से पहले क्रिकेट में जब बात करते थे, मैं बात वो कर रहा हूं कि हमें लगता था यार बड़ा जबरदस्त माइंड है, आएंगे तो बड़ा कुछ कर देंगे। आगे उन्होंने कितना गंद बोला, जब आए उन्होंने सारा गंद बोला। मुझे लगता है कि माइक हसन को आपको कंटिन्यू करना चाहिए, ये एक अच्छा कोच है, पाकिस्तान टीम के साथ बड़े दिल से चल रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है। हाँ, कुछ डिसीजन से उनके जरूर इख्तिलाफ हो सकता है, बट हमें उनको निकालकर दोबारा पाकिस्तानी दकियानूस कोच नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये आगे नहीं जाएंगे, वो आगे चलकर आपको सोल्यूशन दे दे कोई ना कोई। ये दोबारा से वो बाबर रिजवान वाली जोड़ियां दोबारा ले आएंगे। प्लान है अगर माइक हसन को सैक करेंगे तो पहले भी खबरें आ रही थी कि रेड बॉल के लिए आप मिसबाहुल्लाह को लगा रहे हो, बस वो आपने T20 और ओडीआई के लिए फिर मिसबाहुल्लाह को चिपका देना, और आपके पास क्या प्लान है। और उसने मिसबा ने चुप करके बाबर रिजवान और बस ये कहना है ये लो जी ओपनिंग में आ गए, बात खत्म। मिसबाहुल्लाह का प्लान वही है, आपने मिसबाहुल्लाह को लगा देना दोबारा से, उससे लाख दर्जे बेहतर माइक हसन है। ठीक है, वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं रही, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी की भी मिस्टेक्स थी, कुछ माइक हसन की भी गलतियां, हर चीज हम मानते हैं, आगा की भी कप्तानी में फ्लॉस थे, लेकिन ये कह देना कि हसन को दोबारा हटाओ और फिर से दोबारा से उठा के जो है वो आप उसको लगा दो, मिसबाहुल्लाह को लगा दो, या बीच में वही आपके जो फजूल कोचेस वकार को ले आओ, बीच में सकलैन को ले आओ, बीच में कोई तो हर टाइम बैठे होते हैं, जब ऑफर कहें आ जाएंगे। फजूल कोचेस को आप लगा दो जिनका नाकाम नकाज बिल्कुल ही आपकी टीम को और नीचे से नीचे लेके जाएंगे। उससे बेहतर है कि अभी माइक हसन को आपको चांस देना चाहिए, क्योंकि ना अभी एक और जो चीज नजर आई अली साहब, कल से अगर आप अभी तक देखो तो ऑल टू वन ब्लेम माइक हसन पे, ऑल टू वन, क्योंकि वो ऐसा आपकी टीवी पे बैठेगा नहीं ना, वो क्योंकि गोरा है, थोड़ा सा
वो एक कम्युनिकेशन गैप भी रहता है। अब तो यहाँ तक उस तरह से आके अपनी चीजें क्लियर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तक खबरें चला दी बड़ी आसानी है कि आप सारे मुद्दे उसके ऊपर डाल तो यहाँ तक खबरें चला दी कि बांग्लादेश सीरीज में माइक हसन कोच होंगे और उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा। ये खबरें भी चलवा रहे हैं। ये चल रहे हैं, तो बात वही है ना, क्योंकि सारों ने प्रेशर डाल दिया, क्रिकेटर्स ने प्रेशर डाल दिया, प्लस आपकी जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने भी अपना सारा हाथ झाड़ दिया, अलीम डार ने भी, कि सारी गलती उनकी। भाई अगर खिलाड़ियों ने भी हाथ झाड़ के उसके ऊपर फेंक दिया कि जो ये कहता था वही होता था। हाँ, तो भाई आप भी खेल रहे थे, आपका भी काम था सिलेक्शन कमेटी के। भाई अलीम डार साहब, अगर आप तनख्वाह ले रहे थे, आप कुर्सी पे बैठे थे, अगर आज जीत जाता तो आप भी तालियां वसूल करने के लिए आते कि भाई मैं भी सिलेक्टर था। हार गए तो आपने सारा मुद्दा आपने उसके ऊपर डाल दिया। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है मुल्तान सुल्तान के हवाले से। तो आज जो है वो सियालकोट स्टैलियन जिन्होंने पिक की थी वो, और साथ गौर रशीद जो है, गौर शाह जो है, वो भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दाऊद साहब जो सीडी वेंचर के जो ऑनर हैं वो भी मौजूद थे। तो भाईजान ये फ्रेंचाइज जो है वापस आ गई और मुल्तान सुल्तान जो कि रिप्रेजेंटेशन है मुल्तान की, वो वापस आ गई है जी। देखिए, पहले पता था और हम आपको बता भी रहे थे, और 3 दिन पहले तो हमारे पास बिल्कुल अपडेट भी आ गई थी, लेकिन वर्ल्ड कप इतना आबोताब से चल रहा था सॉरी, कि इसकी हम डिटेल आपको रिपोर्ट भी, खबर भी नहीं दे सके। वरना हमने आपको हफ्ता पहले भी आपको बताया था कि मुल्तान सुल्तान वापस आ रही है, और कल तो बिल्कुल ही कंफर्म्ड हो गया था। जिस तरह से सलमान नसीर ने ट्विटर पे एक डाला ट्वीट और कहा कि मोहसिन नकवी को मेंशन किया कि मोहसिन नकवी साहब, लोग पूछ रहे हैं मुल्तान का क्या हुआ। मतलब साफ इसका यही हो गया था कि वो इशारा ये करना चाह रहे हैं कि भाई मुल्तान की बातें हो गई हैं। लेकिन अली साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर एक तरफ सियालकोट स्टैलियंस के जो ऑनर हैं ओजी ग्रुप के हमजा मजीद, खब्बे साइड वो बैठे हुए थे, सज्जे साइड जो है वो गौहर साहब जो हैं, जो इस टाइम अब सीडी वेंचर्स के भी ऑनर हैं, वो बैठे हुए थे, और बीच में सलमान नसीर बैठे हुए थे। ओजी ग्रुप जिसने बिल्कुल ही आप कहो कि पीएसएल में डिफॉल्टर ही मैं इसको बोलूंगा, आकर वो पीसीबी ने भी पूरा पारा किया, नहीं जी नहीं, डिफॉल्टर नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, लेकिन कख भी पैसे नहीं थे। सियालकोट स्टैलियंस को लेकर आए, अवाम को एक टाइम पर जोश दिलाया कि हाँ जी हम टीम लेकर आ रहे हैं, और बाद में सियालकोट के अवाम को फुदू लगा दिया। लेकिन होना यही था, क्योंकि अब 90% से ज्यादा जो शेयर्स है वो गौहर शाह ने ले लिए, और जाहिर है साउथ की पहचान थी मुल्तान। काफी फैंस बड़ा गुस्से में दिखाई दे रहे थे जब रावलपिंडी बिक गई थी, तो काफी मुल्तान के जो फैंस थे वो यही बात कर रहे थे कि हम तो पीएसएल नहीं देखेंगे अगर हमारी टीम ना हुई। तो फाइनली मोहसिन नकवी ने भी कहा था कि कुछ ना कुछ करते हैं। तो जब शेयर ज्यादा गौहर शाह के पास चले गए, तो उन्होंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी थी कि हमें जो है वो मुल्तान वापस चाहिए। तो सियालकोट को अब हटा के एक बार फिर उसका नाम जो है वो मुल्तान सुल्तान रख दिया गया। थोड़ा सा लोगों में चेंज किया गया। सियालकोट आपको पता है घोड़े उसमें स्टैलियंस था, क्योंकि अब जो सुल्तान है वो उसको बिठा दिया गया, और जाहिर है क्योंकि वो उसको लीड करेगा। बाकी जो ऑक्शन था, जो सियालकोट ने टीम पिक की थी, स्टीवन स्मिथ सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, वो ऑटोमेटिक मुल्तान में चले गए। याद रहे कि स्टीवन स्मिथ इससे पहले भी मुल्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, अनफिट हो गए थे, बाहर चले गए थे, लेकिन अब एक बार फिर स्टीवन स्मिथ मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अलबत्ता सियालकोट स्टैलियंस के फैंस के लिए मैं थोड़ा गमज़दा भी हूं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सियालकोट एक ब्रांड लेकर आए थे, हमें लग रहा था ये टीम बड़ी ऊपर जाएगी। अलबत्ता मुल्तान के लिए हम खुश भी हैं, और साथ में जो गौर है उन्होंने जो है वो अली तरीन का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वो फ्रेंचाइज को लेकर चले हैं और जिस तरह उन्होंने जो है इसके लिए काम किया, वो जब चाहें आ सकते हैं प्रॉपर तौर पर, जो है उनको मैं वेलकम करूंगा कि वो आए और मुल्तान सुल्तान के मैचेस। लेकिन देखिए, जो सियालकोट का काम है शायद वो इतना काम नहीं होगा, क्योंकि मुल्तान की तो अपनी टीम थी ना जो हर साल खेल रही थी, और वो सडनली बंद होगी तो ज्यादा दुख है। ब्रांड बनने जा रहा था, कितनी ऊपर जाता है। सियालकोट तो एक ऐसा टीम हो गई जो 2 महीने की एग्जिस्टेंस इसकी टोटल रही है। सबसे छोटा जो स्पेल किया है वो आई और उसके बाद खत्म भी हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, ये सारा उम्मीदें और ये सब इसका कोई ब्लेम करोगे तो आप टोटल हमजा मजीद को करोगे। जो ओजी ग्रुप है, ये प्रॉपर्टी वाले सिर्फ आगे प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं, प्रॉपर्टी डीलर ही है ना भाई, ना कुछ किया ना कराया, बस आके बोली लगाई और अपने पार्टनर सारे पकड़े हुए थे कि भाई हम आएंगे और उनका पैसा लेंगे और यहां से यहां लगा देंगे। जिस तरह से ये करते हैं कि एक जमीन ली, जमीन अभी ली नहीं और इन्वेस्टर से पैसा पकड़ना शुरू कर दिया, जेब में कख नहीं, सही है, जेब में कख नहीं, और आए हैं जी करोड़ों और अरबों रुपए की जो टीम खरीदने के लिए। तो आप सियालकोट को, जो उनकी आवाम है, उसको आप इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते, या अब उनका मसला यह है क्योंकि ओजी ग्रुप है वो डिफाल्टर फारिग तरीन ग्रुप, कुछ भी करा ना कराया। एंड में आके पीसीबी ने कहा नहीं इन्होंने बैंक गारंटीज दी हुई थी। और क्या बैंक गारंटीज दी हुई थी? एंड में आप टीम को पैसे तो पे नहीं कर सकते थे। लेकिन फाइनली अब उनके थोड़े बहुत परसेंट शेयर रहेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहता है कि 3 साल से पहले फुल जो ऑनरशिप है वो मुंतकली नहीं होगी। तो बराए नाम जो है वो 3-4% इनके पास रहेगा। लेकिन अब जो सीईओ है और जो तमाम जो बातें मानी जाएंगी, जो फैसले माने जाएंगे, वो गौर शाह की माने जाएंगे। और पीसीबी ने भी ये ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा अभी पीसीबी की पीएसएल की कुछ बड़ी अपडेट्स है वो आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर देते हैं। शेड्यूल जल्द अनाउंस होने जा रहा है, लेकिन ओपनिंग मैच बता दिया गया पीएसएल 11 का, जो कि लाहौर और हैदराबाद
के दरमियान खेला जाएगा। ये बड़ा मैच होगा क्योंकि हैदराबाद भी इस टाइम बड़ी हाइप पकड़े हुए है। मैक्सवेल को डालने के बाद वैसे उनकी बड़ी हाइप हो गई है। तो किंग्समैन हैदराबाद और लाहौर कलंदर अपना पहला मैच कदाफी स्टेडियम जो लाहौर है वहां पर खेलेंगे। इसके बाद 6 वेन्यूज में यह पीएसएल खेला जाएगा। तमाम के तमाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं। लाहौर में होंगे कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और साथ साथ पेशावर को भी कुछ मैच दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके बाद बता दिया गया कि जो ट्रेड विंडो है वो ओपन कर दी गई है, जहां पे टीम्स जो हैं वो आपसी ट्रेड करना चाहें, किसी प्लेयर को दे लेके बात करना चाहें तो वो चीज कर सकते हैं। साथ साथ आपको एक और अपडेट दे दें कि जो गौर हैं उन्होंने अब 15 करोड़ एक्स्ट्रा भरे हैं। ये जो अब उनके पास मुल्तान सुल्तान दोबारा से बहाल हुई है, इसके क्योंकि पहले जो प्राइस था वो 185 करोड़ था और अब जो प्राइस है मुल्तान सुल्तान की या सियालकोट स्टैलियन ही आप कह लो, क्या वो क्योंकि कन्वर्ट हुई, अब इसकी 200 करोड़ है। तो अगर अब हम तमाम फ्रेंचाइजीज की कीमत देखें जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, 8 फ्रेंचाइजीज, तो इसमें जो अगर आप देखोगे तो कोयटा सबसे सस्ती टीम है, उसकी प्राइस जो है वो 34 करोड़ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इसके बाद सेकंड आप कह लो नीचे से है 48 करोड़। फिर पेशावर ज़ल्मी 49 करोड़ किया, कराची 64 करोड़ किया, लाहौर 67 करोड़ किया, फिर हैदराबाद किंग्समैन 175 करोड़ के हैं, जबकि मुल्तान अब 200 करोड़ किया और सबसे महंगी पिंडीज की जो टीम है वो 245 करोड़ की है। बिल्कुल जी, ये सारी जो है वो टीमें जो है इस वक्त सामने आ चुकी हैं। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है 100 टूर्नामेंट के हवाले से। और अपडेट जो है वो ये सामने आ रही है कि 100 टूर्नामेंट में जो 14 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। हारिस रऊफ अलबत्ता दाऊद साहब बड़ी प्रीमियम जगह पर जो दिख रहे हैं और बड़े उनको मेन प्रीमियम प्लेयर्स के साथ रखा गया। देखिए 63 खिलाड़ी थे जो 100 टूर्नामेंट्स में जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था कि हम ऑक्शन में जाना चाहते हैं। तो उनमें से यही होता है कि जो आपकी जो फ्रेंचाइजीज होती हैं सारी, उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बता दो कौन कौन से प्लेयर चाहिए। तो उन्होंने 14 प्लेयर्स में इंटरेस्ट शो किया और बाकी सारे रिलीज कर दिए गए हैं। अब 14 वो खिलाड़ी हैं जो ऑक्शन में जाएंगे। याद रहे कि 8 टोटल टीम्स हैं 100 टूर्नामेंट में, जिसमें 4 ऐसी टीम्स हैं जिसके जो ऑनर्स हैं वो भारतीय हैं, आईपीएल के वो ऑनर्स हैं। अच्छा, आप सुन लीजिए, इसमें सारे के सारे या तो बॉलर हैं या तो ऑलराउंडर्स हैं, बैटर कोई भी नहीं है। एक साइम अयूब को खाली जो 14 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उसमें वो हैं, लेकिन उनको भी एज एन ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाला गया। ऐसा ओपनर या बैटर उनको चूज नहीं किया गया। अच्छा, आप सुन लीजिए, 11 मार्च को इसका 100 का ऑक्शन होगा और वहां पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर जो बिकता है। जो 1 लाख पाउंड है उसकी कैटेगरी में जो आपके प्लेयर्स जो बेस प्राइस में है उससे आगे भी उनकी कीमत जा सकती है। जो 1 लाख बेस प्राइस में रखे गए हैं उसमें हारिस रऊफ है, साइम अयूब है, शाहीन शाह आफरीदी हैं, शादाब खान है, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक को भी रखा गया और नसीम शाह। ये 1 लाख पाउंड की जो कैटेगरी है उसमें है। फिर जो बेस प्राइस 75,000 पाउंड की है उसमें अबरार अहमद है, मोहम्मद आमिर और जमान खान को रखा गया है। जबकि 50,000 पाउंड की जो बेस प्राइस है उसमें उसामा मीर और इमाद वसीम को रखा गया है। जबकि 31,000 की जो बेस प्राइस है, जो कि सबसे कम बेस प्राइस है, उसमें भी 2 पाकिस्तानी रखे गए हैं, जिसमें सलमान मिर्जा और आकिफ जावेद को रखा गया। ये भी एक बड़े बेहतरीन बॉलर हैं। हमने इवन आकिफ जावेद जो थे उनसे पूछा भी था कि भाई इसको आप रख रहे हो, तो उन्होंने कहा हम रख रहे हैं, लेकिन इसको न्यूजीलैंड लेके गए थे। न्यूजीलैंड लेकर भी गए थे, लेकिन वहां पर बेचारे के लिए हमने इतनी नाम आवाज उठाई कि उसके फौरन बाद। लेकिन आपको चाहिए था कि आप जो आपकी हल्की सी वहां भी रखते ना, न्यूजीलैंड में भी इतनी कोई बुरी बॉलिंग नहीं निकाला। न्यूजीलैंड में हाईएस्ट विकेट टेकर था सारी टीम में, लेकिन निकाल के परे कर। तो ये आपके 63 खिलाड़ियों में से 14 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक भी अली साहब बैटर आपका इस काबिल नहीं समझा गया जिसको रखा जाता है 100 टूर्नामेंट में, लेकिन चलो 14 प्लेयर्स रखे गए हैं। अब 11 मार्च को पता चलेगा कि कौन कौन से प्लेयर इसमें पिक किए जाते हैं। ऑलरेडी जो ईसीबी है उसने कहा है कि हमने एक रेगुलेटरी क्रिकेट कमेटी बना दिया जो कि देखेगी कि अगर आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कोई भी हरधर्मी की और घटिया हरकत करने की कोशिश की, पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं पिक किया जाएगा, तो ना सिर्फ उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा बल्कि उनको जो 100 टूर्नामेंट है उससे तायात पाबंदी भी लग सकती है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज के हवाले से और जिम्बाब्वे के हवाले से। अपडेट ये आ रही है कि भाई वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया में स्टक हो गई है, क्योंकि जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं, आपको पता ही है कि वेस्ट इंडीज मेरा भी एक सीन था कि मैंने भी वेस्ट इंडीज जाना था, याद होगा आपको, वर्ल्ड कप के लिए। ये भाई साहब ने भी जाना था, लेकिन यूएसए से आगे टीम ही नहीं गई, तो हमने वेस्ट इंडीज जाके क्या करना था। तो वेस्ट इंडीज का सीन ये होता है कि भाई वेस्ट इंडीज आप डायरेक्ट कभी भी नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आपको कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं। और
आपको जाना पड़ता है पहले दुबई, और दुबई से आपको जो आगे कनेक्टिंग फ्लाइट्स जो है मिलती हैं। लिहाजा तमाम तर एयरपोर्ट जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो है बंद हुए हैं, जिसके चलते जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो भी स्टक हो गई, जिम्बाब्वे की भी खबरें वो भी स्टक हो गई हैं जी। हाँ देखिए, रास्ता आप कहीं भी जा सकते हो, और भी जगह से भी जाती है, दुबई आप चले जाओ या बाकी बहुत सारे आपको पता है जो मिडिल ईस्ट के हैं वहां से आपकी फ्लाइट चली जाती है, कतर या और भी कंट्रीज है कनेक्टेड जाती है डायरेक्ट। लेकिन आपको पता है कि दुबई एक मेन स्टेम हब बना होता है जहां से फ्लाइट जाती है, और वेस्ट इंडीज ने जो ट्रैवल करना था वो रास्ता दुबई करना था। पहले उन्होंने दुबई में रुकना था और दुबई से फिर उन्होंने वेस्ट इंडीज से डायरेक्ट उधर के लिए फ्लाइट उड़ान भरनी थी। प्लस अगर आप देखो जिम्बाब्वे का भी यही था, उनकी भी फ्लाइट पहले दुबई की थी और फिर उन्होंने डायरेक्ट जिम्बाब्वे वहां से लैंड हरारे की उनकी फ्लाइट थी। तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों स्टक हो गई हैं। जैसे इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच खत्म हुआ, अगले दिन ही शाम के टाइम वेस्ट इंडीज की फ्लाइट थी, लेकिन चूंकि हालात इतने खराब थे, दुबई के एयरपोर्ट्स बंद थे, वो नहीं उड़ सके। इसी तरह से जिम्बाब्वे की टीम जिसको सिकंदर रजा लीड कर रहे हैं, उसने भी ट्रैवल करना था, वो भी इस टाइम इंडिया में मौजूद है। तो अब यही कहा जा रहा है कि फिलहाल अब इंडिया में आप रहो, जब हालात बेहतर होंगे, जब सारी चीजें नॉर्मलाइज होंगी, तो फिर आपके लिए उड़ने का और आपका वहां जाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आईसीसी भी इस सारे मामले को देख रहा है, और आईसीसी भी लगातार जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड है प्लस जो बीसीसीआई है उसके साथ भी राब्ते में है कि जब फ्लाइट्स होंगी, उड़ना शुरू होंगी, तो जो पहली फ्लाइट है उसमें आप इनका टिकट्स बुक करा के इनको भेज दीजिएगा। इसी तरीके से हम देख रहे हैं आईसीसी ने ऑलरेडी अपडेट भी दिया कि जो आईसीसी का क्रू है T20 वर्ल्ड कप जो सारे मैनेज कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर और जो बाकी टीम्स हैं, उन सबको भी बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं, बहुत डिफरेंट फ्लाइट्स लेकर जानी पड़ रही हैं, प्लस फ्लाइट्स महंगी भी बहुत ज्यादा हैं, तो काफी मुश्किल है। और आईसीसी बार बार प्रेस रिलीज में भी इस बात को बता रहा है कि काफी मुश्किलात जो है वो चल रही हैं, क्योंकि दुबई की वजह से सारे जो आईसीसी ने बुकिंग शुकिंग करवाई होती हैं वो दुबई से ही की होती है कि दुबई से आप आएंगे, दुबई जाएंगे। और इस टाइम दुबई की सबसे ज्यादा लगी पड़ी है, फटी पड़ी। और अली साहब, ये दुबई वही है जिसने पाकिस्तानियों के जो वीजे वो बंद किए, क्या बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही गलत बात है कि आपको वीजे जो है वो बंद नहीं, पाकिस्तानी इतना ज्यादा तंग रहते हैं, आपको पता है, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह जैसे हमने बताया कि वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने पाकिस्तानी को वैसे वीजा नहीं दिए हुए, तो काफी पाकिस्तानी कह रहे हैं। लेकिन एक और चीज भी है कि दुबई की वजह से आपकी काफी ज्यादा इकोनॉमी चलती है, और बहुत ज्यादा पाकिस्तान तो बेचारे हमारे लोग वहां पे रहते हैं ना, जो मजदूर हो गए, जो जॉब्स करते हैं, वो बेचारे दुबई में मौजूद हैं। तो अगर खुदा न खास्ता एक और चीज भी समझे कि अगर दुबई के साथ कोई मसला मसाइल हो जाता है तो सारे लोग वापस पाकिस्तान। वो बात ठीक है, लेकिन आप ये बताएं ना कि दुबई ने कहा था कि जी पाकिस्तानी थोड़े से चले, हमने वो गलत कहा था कि जो पाकिस्तानी वहां गए थे भीख शीख पता नहीं क्या कर रहे थे जो भी, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने ऑल टू वन पाकिस्तानी को बैन कर दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान से जो ट्रैवल करते हैं यहां से दुबई जाना होता है, सबको इतनी मुश्किल होती है। लेकिन बात वही है कि गरूर का सब नीचा होता है, और आज आप देखिए कि कुदरत कुछ भी कर सकते हैं, और आप देखिए कि क्या दुबई सेफेस्ट सिटी जो है वो वर्ल्ड डेंजरस सिटी पे बनी। बिल्कुल, और दुबई जिस तरह से इन्वेस्टमेंट चल रही थी, प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टमेंट हो रही थी दुबई में, 80 मिसाइल मारे ईरान ने। दुबई जिस तरह से इन्वेस्टमेंट का गढ़ बना गया था, अब आप देखो कि वहां के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो करोड़ों रुपया पे कर रहे हैं कि भाई हमें एक छोटा जो जेट तैयार होता है वो हमें दो, हम रियाद के रास्ते से निकलने के लिए, क्योंकि वहां पर फ्लाइट ऑपरेशन तो नहीं है अभी बल्कि आज हुआ था हल्का फुल्का बाल, तो जो बिलियनर्स हैं उनको ये कह रहे हैं कि हम जो है वो बाय रोड वहां से रियाद जाएंगे, और रियाद से निकलने के लिए प्राइवेट तैयारों के जो प्राइसेस हैं, मतलब आपने इंग्लैंड जाना है या आगे पीछे जाना है, $3.5 लाख हो गए। प्लस गोरे इतने परेशान हैं अभी, क्योंकि अगली खबर यह भी है कि जो आपकी पाकिस्तान और इंग्लैंड लॉयंस की सीरीज चल रही थी, वो भी ऑफिशियली तौर पर पूरी की पूरी सीरीज को कैंसिल कर दिया। जॉनी बैरिस्टो हैं, वो भी वहां पर मौजूद है दुबई में, वो रो रहे हैं। एंड्रू फ्लिंटफ हैं, वो सोशल मीडिया में इतने परेशान हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद मांग रहे हैं कि मुझे यहां से निकाला जाए। मतलब बात है कि गोरे भी एक बहुत दुबई को एक उस तरह से समझते थे, और तादाद में भी मौजूद, कि हम बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन इस टाइम से पाकिस्तानी जो नेशनलिस्ट हैं उनके लिए दुबई बंद हुआ था, और बाकी पूरी दुनिया दुबई जा रही थी। लेकिन अब आप देख लीजिए कि क्या वक्त आ गया कि इस टाइम दुबई से हर कोई निकलना चाह रहा है, और हम तो बस दुआ करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे पाकिस्तानीज भी जो है वो दुबई में रहते हैं, और हम दुआ करेंगे कि बस किसी तरीके से वो महफूज रहें और अपने आप को सेफ रखें, और इंशाल्लाह जल्द वो भी पाकिस्तान, और जब मामला ठीक हो जाए तो फिर वो वापस दुबई चले जाएं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वे कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर फॉलो। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।